अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे, साथ खैरियत से होगे और अपने फाइनल्स की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। स्टूडेंट्स इन दिनों आपको डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप का मोराल बहुत हाई रखें क्योंकि आपके पास लास्ट तकरीबन 15 डेज़ हैं। क्योंकि लास्ट 10 डेज़ से या लास्ट वीक में तो आप अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी स्टार्ट कर दोगे। इसलिए इन 15 डेज़ को स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें। आपके 2 साल का रिज़ल्ट इन्हीं 3 आपके पेपर्स पे डिपेंड करता है और आपका पूरा फ्यूचर कि आप किस यूनिवर्सिटी में जाओगे। अच्छी यूनिवर्सिटी अगर आपने लेनी है इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, किसी भी फील्ड के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए, तो आपके मार्क्स बहुत मैटर करते हैं और मार्क्स उन्हीं स्टूडेंट्स के आते हैं जो मेहनत करते हैं। और जो इस टाइम मेहनत करेंगे उनको एंटी टेस्ट में भी बहुत आसानी होगी क्योंकि उन्हें चीज़ें पढ़ी हुई होंगी। इसलिए स्टूडेंट्स इन 15 दिनों में आप भूल जाएं कि आपके आसपास क्या हो रहा है और घर वाले क्या कर रहे हैं। बस अपने आप को आप कमरे में बंद कर लें और बस जितनी अच्छी आप तैयारी कर सकते हैं आप करें। ठीक है, अपनी तरफ से फुल एफर्ट दें। बाकी ये है कि अल्लाह ताला आपको आपकी मेहनत का सिला आपको लाजमी देगा। लेकिन ये नहीं कि पेपर की तैयारी आप कुछ भी ना करें और पेपर्स के बाद आप दुआ मांगें कि अल्लाह ताला पास कर दें, और तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला आपको लाजमी देता है। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखें, अब आपके बाकी पेपर्स नहीं हो रहे इंग्लिश, उर्दू वगैरह, तो आपको पता है कि अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में अप्लाई करना हो तो कम से कम 60 या 65% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आप ये कहो कि इन सब्जेक्ट में सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाएँ तो आपका जो है आपकी अब एफएससी में परसेंटेज सिर्फ 33% बनेगी और उस पर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी नहीं कर सकते, किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको इन मतलब सारे सब्जेक्ट्स में कम से कम आपको 70% मार्क्स लेने हैं। मतलब आप ये कह लो कि 65% मार्क्स लेने, और जो कि बिल्कुल इजी नहीं होता। ठीक है, ख़ास तौर पे इन साइंस सब्जेक्ट्स में, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स जो है वो कंपनसेट कर देते थे मार्क्स, इंग्लिश, उर्दू, पाकिस्तान यहाँ पे स्टडीज़ वगैरह, लेकिन अब वो सब्जेक्ट्स नहीं हैं। तो आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स में बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो बस बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करें। कोई अगर हमारी तरफ से हेल्प हो सकती है तो लाजमी लिया करें। ठीक है, और ये लेक्चर कोशिश किया करें कि लाजमी देखा करें ताकि कि आपको आइडिया हो आपके जो फाइनल पेपर्स का, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर के पेपर्स आपके नहीं हुए इसीलिए। तो अब स्टूडेंट्स आज हम जो लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 14 हमने कवर किया था, अगर आपने नहीं देखा तो पहले चैप्टर नंबर 14 देखें, उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे, समझाए भी थे। तो आज स्टूडेंट्स जो हमने स्टार्ट करना है वो हमने स्टार्ट करना है अब अल्टरनेटिंग सर्किट्स। ठीक है, या एसी सर्किट्स, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। इसमें हम सबसे पहले चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह देखेंगे, डेफिनेशंस देखेंगे, और फिर हम एसी थ्रू रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर इसमें देखेंगे। दोबारा मैं स्टूडेंट्स बता दूं, ये मैं स्टूडेंट्स आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, ये मैं आपको चैप्टर के बीच बीच में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस 2012 से लेकर 2000 आपके पास 2019 तक जो जो क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं शॉर्ट में, वो मैंने रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग इधर मैंने मुझे आपको फाइल सेंड की, उसमें मैंने मेंशन भी किए हुए, और इन वीडियोस में मैं आपको साथ में उनके सॉल्यूशंस भी बता रहा हूँ और साथ में समझा भी रहा हूँ। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं है। अगर कोई बीच में इनमें आ जाता है पास्ट पेपर में तो वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन में ऐड कर लेता हूँ, लेकिन ये प्रॉपर मैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट नहीं आपको डिस्कस नहीं करा रहा। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइल अगर आप लोगों को नहीं मिली हुई तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पास्ट पेपर क्वेश्चंस मेंशन्ड हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है कि डिफाइन अब अल्टरनेटिंग, ये अल्टरनेटिंग है, डिफाइन अब अल्टरनेटिंग सोर्स या वोल्टेज। तो आपने अल्टरनेटिंग सोर्स या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो दोनों स्टूडेंट्स दोनों की डेफिनेशन ऑलमोस्ट सेम है। अल्टरनेटिंग सोर्स क्या होता है? सोर्स हम बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको एक पोटेंशियल डिफरेंस, एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे, जो आपको कांस्टेंट एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करे, मतलब वोल्टेज प्रोवाइड करे। जिस तरह आप कह लो कि सेल हो गया, ठीक है, बैटरी हो गई, तो ये बैटरी या ये जो सेल है ये सारे सोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन सोर्स के साथ अल्टरनेटिंग लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्टरनेटिंग जब आ जाएगा तो मतलब ये ऐसा सोर्स होगा जो कि अपनी पोलैरिटी बार बार क्या कर रहा होगा, चेंज कर रहा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं। अब आ सोर्स विच प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चेंजिंग पोलैरिटी विद टाइम। तो ऐसा सोर्स जिसकी पोलैरिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो। एग्जाम्पल इसकी लेते हैं एसी सोर्स। ठीक है, अब एसी सोर्स स्टूडेंट्स का जो सिंबल होता है वो इस तरह होता है
ये, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें होता क्या देखें, टाइम के साथ साथ ये सोर्स अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा होता है, मतलब कभी थोड़े से टाइम के लिए ऊपर पॉजिटिव शो कर रहा होगा, नीचे नेगेटिव शो कर रहा होगा, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये अपनी पोलैरिटी चेंज कर देगा, ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। फिर थोड़ी देर बाद क्या करेगा, फिर थोड़ी देर बाद ये ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव। तो ये जो वोल्टेज की जो प्लस साइन चेंज हो रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं कि वोल्टेज अपनी क्या चेंज कर रहा है, वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा सोर्स विच प्रोड्यूसेस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ चेंजिंग पोलैरिटी विद टाइम इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग सोर्स। अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की भी ऐसी ही डेफिनेशन है। अब अल्टरनेटिंग वो तो सोर्स के बारे में थी, ये हम वोल्टेज के बारे में हमें पता है वोल्टेज दो तरह का हो सकता है, डीसी वोल्टेज हो सकता है और अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो सकता है। तो डीसी वोल्टेज जो होता है वो टाइम के साथ जो है वो चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिस तरह सेल हो गया, बैटरी हो गया। लेकिन हमारे घरों में जो आ रहा है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, मतलब ऐसा वोल्टेज जो कि एक तो अपनी पोलैरिटी भी चेंज कर रहा है और दूसरा अपना मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा होता है। तो अल्टरनेटिंग ऐसा वोल्टेज होगा जो अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा होगा, ठीक है। तो अब वोल्टेज विच चेंजेस इट्स पोलैरिटी एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनता है। ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ऊपर वोल्टेज पॉजिटिव है, नीचे वोल्टेज नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब ये है कि वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। बार बार अपनी पोलैरिटी जो है ये चेंज कर रहा है। कभी यहाँ पे मतलब जब प्लस था तो इसका जो है वो समझ लें ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, फिर इस तरह। तो ऐसा वोल्टेज जो टाइम के साथ साथ, और अगर आप देखो तो ये अब एट रेगुलर अब इंटरवल ऑफ टाइम की बात है। जिस तरह अगर 2 सेकेंड इसने अपना पॉजिटिव रखा, फिर 2 सेकेंड ही ये है ये अपना नेगेटिव रखेगा, फिर 2 सेकेंड अपना ये दोबारा पॉजिटिव हाफ साइकिल ले आएगा, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, अब अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है। तो ऐसा करंट जो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा हो, तो अल्टरनेटिंग करंट इज एन इलेक्ट्रिक करंट विच periodically reverses डायरेक्शन एंड चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड कॉन्टिन्यूसली विद टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स करंट का भी वेव फॉर्म बिल्कुल ऐसा ही बनता है, आपको आइडिया होगा। अगर आप करंट का वेव फॉर्म बनाओ तो करंट का वेव फॉर्म भी ऐसा ही बनता है, ठीक है। ये साइनोसॉइडल है, ये शायद आपको दिखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन ये साइनोसॉइडल है। तो समझ लीजिए ये करंट का वेव फॉर्म है, ठीक है। तो समझ लीजिए यहाँ करंट पॉजिटिव है, यहाँ करंट नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो करंट अगर पॉजिटिव है, समझ लीजिए एक सर्किट बनाएं और इसमें अगर हम एसी सोर्स लगाएं, ठीक है, तो असल में वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा होता है, कभी इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो इसकी वजह से इस सर्किट में करंट किस तरह फ्लो कर रहा होगा, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। समझ लें इसमें करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इस अल्टरनेटिंग सोर्स ने अपनी पोलैरिटी चेंज कर दी, इधर पॉजिटिव शो कर दिया, इधर नेगेटिव। फिर करंट किस तरह फ्लो होना शुरू हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है उसको हम करंट, तो यहाँ जिस तरह देखें करंट पॉजिटिव है, फिर देखें करंट जो है वो नेगेटिव हो गया, तो मतलब ये कि करंट ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। तो करंट अगर आपके पास करंट पॉजिटिव नेगेटिव हो तो उसका मतलब होता है कि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और अगर वोल्टेज आपके पास पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो तो उसका मतलब है कि वोल्टेज अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा है। और करंट की डायरेक्शन वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होने की वजह से ही होती है, ठीक है। वोल्टेज अगर अपनी पोलैरिटी चेंज अगर करेगा तभी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इसीलिए डीसी सोर्स जो होता है उसमें करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है ना। तो एक तो देखो, आप देखो एक तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और दूसरा अगर आप देखो तो करंट का मैग्नीट्यूड भी जीरो हो रहा है। इधर अगर आप देखो तो करंट का मैग्नीट्यूड जीरो है, इधर करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो जीरो से मैक्सिमम गया, फिर दोबारा जीरो हुआ, तो ऐसे। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इसका करंट जो है मैक्सिमम से दोबारा ज़ीरो हो गया। तो ये ऐसा करंट है जो कि अपनी एक तो मैग्नीट्यूड भी चेंज कर रहा है, कभी कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, फिर कम हो रहा है, और साथ साथ अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है। तो अल्टरनेटिंग ऐसे करंट को कहते हैं जो कि अपनी एक तो डायरेक्शन भी चेंज कर रहा हो और दूसरा अपना मैग्नीट्यूड भी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा हो, ठीक है। और अगर आप देखो तो ये एक पीरियोडिकली कर रहा है, मतलब अगर समझ लें 2 सेकंड के लिए इसका पॉजिटिव साइकिल रहा तो अगले 2 सेकंड के लिए इसका नेगेटिव, फिर 2 सेकंड के लिए पॉजिटिव। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ये अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करता है। अच्छा, अगला जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन, कुछ टर्म्स हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो गई, पीक वैल्यू हो गई, एवरेज और फेज डिफरेंस। सारी इंक्लूडेड नहीं की मैंने, इंपॉर्टेंट इंक्लूड की हैं। सबसे पहली है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू का कंसेप्ट जो है आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी एक टाइम पे जो वैल्यू होती है किसी भी क्वांटिटी की, उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी,
ठीक है। अब AC को डिस्क्राइब करने के दो तरीके हैं, वोल्टेज और करंट। तो किसी भी एक पॉइंट पे या किसी भी टाइम पे वोल्टेज या करंट की जो वैल्यू होगी उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेंगे। तो वही डेफिनेशन है कि द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, और अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मतलब जो क्वांटिटीज अल्टरनेट कर रही हों, चेंज हो रही हों बार बार, तो वो कौन सी होती हैं, वोल्टेज और करंट, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो किसी भी एक टाइम पे आपके पास वोल्टेज या करंट की जो वैल्यू होगी उसको इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेगी। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू को स्टूडेंट्स शो करने का तरीका ये है कि वोल्टेज अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम V से शो करते हैं, और अगर अल्टरनेटिंग करंट है तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को I से शो करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मैं एक वेवफॉर्म इधर बनाता हूँ। कोई भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी आप ले लें, वोल्टेज ले लें या करंट ले लें। तो ये मैंने एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी बनाई, समझ लीजिए मैंने वोल्टेज बनाई अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अच्छा, अब मुझे पता है जिस पॉइंट पे, ये मैंने साइन बनाई है, ठीक है, जिस पॉइंट पे एक कंप्लीट साइकिल होता है उधर एंगल 360 होता है। ये पॉइंट जो है ये इसका 180 होगा, ये पॉइंट इसका 90 होगा, और ये इसका 0 होगा, ठीक है, और ये पॉइंट इसका 270 होगा। अब अगर आप देखो 0 डिग्री पे वोल्टेज की कितनी वैल्यू है, वोल्टेज की वैल्यू 0 वोल्ट ही है। 90 पे अगर आप देखो तो 90 पे आपको नज़र आएगा कि वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, तो उसको आप लिख दो प्लस VM। 180 पे अगर आप देखो तो 180 पे वोल्टेज की वैल्यू दोबारा 0 वोल्ट है। 270 पे अगर आप चेक करो तो 270 पे वोल्टेज की वैल्यू माइनस VM है, मैक्सिमम है लेकिन आगे पर नेगेटिव में है। 360 पे दोबारा 0 हो गई, है ना। तो इसको अगर आप डिस्क्राइब करोगे तो आप कहोगे एज एन एग्जाम्पल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज। अब 0 डिग्री पे कितनी आई, 0 डिग्री पे हमने देखा कि 0 अब डिग्री पे 0 है। 90 पे कितनी आई, 90 पे हमने देखा मैक्सिमम है, तो VM स्टैंड फॉर मैक्सिमम। 180 पे हमने देखा दोबारा अब कितनी हो गई, 0 हो गई। और 270 पे हमने देखा 270 पे मैक्सिमम थी लेकिन नेगेटिव में थी, तो 270 पे माइनस VM है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि ये हर पॉइंट पे वैल्यू जो है वो देखें चेंज हो रही है ना। और आपसे अगर किसी भी एक पॉइंट पे वैल्यू पूछी जाए तो उसको आप इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहेगी। अगली जो स्टूडेंट है वो है पीक वैल्यू। नाम से ही पता चल रहा है, इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं, या इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, या इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं कुछ बुक्स में। लेकिन एम्पलीट्यूड जो ज़्यादा वर्ड है वो ऑस्किलेशंस में यूज़ होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़्यादा वर्ड यूज़ नहीं होगा। तो पीक वैल्यू की क्या डेफिनेशन होगी कि द मैक्सिमम वैल्यू रीच्ड बाय एन AC वेवफॉर्म इज कॉल्ड पीक वैल्यू। कि एक AC मतलब AC वोल्टेज या AC करंट जितना अपना पीक पे जाता है, वो जो उसकी पीक मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको हम नाम देंगे पीक वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप ऊपर वाले वेव फॉर्म में देखो, जिस तरह अगर हमने यहाँ पे 360 तक एक वेव फॉर्म लिया, इसमें अगर आप देखो तो पीक वैल्यूज़ 2 दफ़ा आ रही हैं। एक पीक वैल्यू जो है पॉजिटिव आ रही है और एक पीक वैल्यू नेगेटिव आ रही है। मतलब एक कंप्लीट साइकिल में पीक वैल्यू 2 दफ़ा आती है। तो वही कह रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ अ साइन वेव ऑकर्स ट्वाइस ईच साइकिल, वंस एट द पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू एंड वंस एट द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। तो एक साइकिल में 2 दफ़ा पीक वैल्यूज़ आती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर नेक्स्ट कह रहा है कि द पीक वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म इज समटाइम्स ऑल्सो कॉल्ड इज एम्पलीट्यूड, बट द टर्म पीक वैल्यू इज मोर डिस्क्रिप्टिव। तो वो कह रहा है कि पीक वैल्यू ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है, एम्पलीट्यूड भी है लेकिन वो ऑस्किलेशंस में ज़्यादा अच्छा आपको डिस्क्राइब करती है। अच्छा, पीक वैल्यू की इंपॉर्टेंस क्या है। पीक वैल्यू देखें स्टूडेंट, अगर मैंने कोई मटेरियल बनाया और मैंने उस मटेरियल को टेस्ट करना है, मतलब मैंने ये चेक करना है कि वो कितना वोल्टेज जो है इंड्योर कर सकता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि उसको मैं मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड करके देखता हूँ, है ना। तो मैं देखूँगा अगर वो मैक्सिमम वोल्टेज पे ख़राब नहीं हो रहा, अगर मैक्सिमम वोल्टेज को वो आपके यहाँ पे इंड्योर कर पा रहा है, तो डेफिनेटली वो कम वोल्टेज पे भी स्टैंड बाय हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा, है ना। तो अगर आपने किसी मटेरियल को या किसी भी अप्लायंस को अगर आपने टेस्ट करना हो कि क्या ये अप्लायंस जो है ये नॉर्मली घरों में या होम अप्लायंस के तौर पे यूज़ हो सकती है, नहीं हो सकती, तो आपने उसको पीक वैल्यू पे टेस्ट करना होगा। क्योंकि अगर वो पीक वैल्यू पे सर्वाइव कर जाती है तो डेफिनेटली वो नॉर्मल वोल्टेजेस पे भी सर्वाइव कर पाएगी। तो वही कह रहा है कि द नॉलेज ऑफ पीक वैल्यू इज़ इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ टेस्टिंग मटीरियल्स। अब हाउएवर पीक वैल्यू इज़ नॉट यूज टू स्पेसिफाई द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। देखें, कह रहा है अगर आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को डिस्क्राइब करना हो ना, तो आप पीक वैल्यू से डिस्क्राइब नहीं करते। जिस तरह आप कहते हो कि जी आपके घर में अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है और आपसे कोई पूछे जी वो कितना है, तो आप कहते हो 220। अब वो 220 वो पीक नहीं है। अगर आपके माइंड में ये चीज़ है कि आपके घर में 220 मैक्सिमम आ रहा है तो वो गलत है, ठीक है। वो भी हम आगे देखेंगे, वो रूट मीन वैल्यू है। तो पीक वैल्यू जो है वो आपके घर में डिफरेंट है, वो भी आगे आपको मैं कैलकुलेट करके भी बताऊंगा।
आपके घर में जो पीक वोल्टेज आ रहा है वो 300 के अराउंड समथिंग है, 380 या 370 के अराउंड है। लेकिन वो कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डिस्क्राइब करने के लिए कभी भी आप पीक की हेल्प नहीं लेते, ठीक है। अच्छा, पीक वैल्यू या इसको सिंबल किस तरह शो होता है, तो इसका सिंबल है वी एम। तो वी एम अगर इन केस ऑफ वोल्टेज एंड आई एम इन केस ऑफ करंट, और कुछ बुक्स में इसको वी नॉट और आई नॉट भी लिखा हुआ होता है। अच्छा, अगली जो स्टूडेंट चीज़ है वो है मीन वैल्यू या आपके पास यहाँ पे एवरेज वैल्यू, ठीक है। तो मीन वैल्यू क्या होती है और एवरेज वैल्यू क्या होती है? हेलो, तो स्टूडेंट नेक्स्ट है मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू। अब नाम से ही पता चल रहा है मीन किस तरह निकालते हैं। आप मीन जिस तरह निकालते थे, आप सारी वैल्यूज़ को ऐड करते थे और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो यहाँ पे आपने वेव फॉर्म की मीन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। वेव फॉर्म की आपने एवरेज या मीन वैल्यू निकालनी है। अब जिस तरह एक वेव फॉर्म अगर मुझे गिवन हो, इस तरह मैं एक वेव फॉर्म बनाऊँ अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी का, ये मुझे एक अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी का समझ लें वेव फॉर्म है, और मैंने कहा इसकी आप एक साइकिल की वेव फॉर्म की मीन निकालें। तो एक साइकिल मतलब यहाँ तक, ठीक है, 360 तक। अब मीन निकालनी है। अब मीन के लिए सबसे पहले देखो आपके पास टाइम कितना है, एक साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट होती है, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ जो टाइम होगा वो डेफिनेटली कैपिटल टी होगा। अच्छा, अब करना क्या है, आपने इसके हर पॉइंट पे वोल्टेज की, ये समझ लें अगर वोल्टेज का वेव फॉर्म है तो हर पॉइंट पे आपने इसकी वोल्टेज की वैल्यू लेनी है, ठीक है। और आपने इन तमाम वोल्टेज की वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, समझ लीजिए इस पॉइंट पे वोल्टेज की वैल्यू V1 है, इस पॉइंट पे V2, V3, V4 बेशुमार वैल्यूज़ होंगी, V5, V6, V7, इस तरह नीचे भी वैल्यूज़ होंगी, नेगेटिव इधर वैल्यूज़ होंगी, V8, V9 इस तरह। तो एवरेज के लिए क्या करोगे, एवरेज के लिए आप ये करोगे इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करोगे, V1 प्लस V2, V3 अप टू Vn, डिपेंड करता है हमने कितने पॉइंट्स लिए, डिवाइडेड बाय आपने ये सारे पॉइंट्स कितने टाइम इंटरवल के लिए। तो हमने एक साइकिल लिए और एक साइकिल का टाइम इंटरवल कितना होता है, कैपिटल टी, तो डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, ठीक है। तो ये तरीका है एवरेज निकालने का कि आप तमाम वैल्यूज़, तो और ये जो तो हर पॉइंट पे जो मैंने वैल्यू ली वोल्टेज की, ये वैल्यू क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अ वेव फॉर्म इज़ द एवरेज ऑफ ऑल इट्स इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप एक टाइम आपका पीरियड लें और उस पर जितनी भी वैल्यूज़ हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ उन सबका सम कर दें। यही मेथड नीचे लिखा हुआ है कि फाइंडिंग up an average value over time means adding all the values that occur in a specifying time interval and dividing by that time। हमने ये कहा ना कि उस इंटरवल में जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं उन सब वैल्यूज़ का आप सम करें और उसको आप टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें। तो ये मेथड कहलाता है ग्राफिकल, ठीक है। अच्छा, इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, क्योंकि इस तरह सारी वैल्यूज़ को तो ऐड करना मुश्किल है। ये जो स्टूडेंट हम हर एक पॉइंट पे वैल्यू ले रहे हैं ना, इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये जो वैल्यूज़ इतनी सारी ले रहे हैं हम यहाँ पे, ये इतनी सारी वैल्यूज़ लेने का मतलब ये है कि असल में हम इस सारे जो रीजन का एरिया निकाल रहे हैं। इसी तरह जो मैं नीचे वैल्यूज़ ले रहा हूँ ये सारी, ये शायद आपको मैथमेटिकली इसका इंट्यूटिवली थोड़ा सा आइडिया हो। ये जो वैल्यूज़ लेने का मतलब ये होता है, अगर मैं सारी वैल्यूज़ ले रहा हूँ ना, तो ये मतलब होता है कि मैं ये एरिया निकाल रहा हूँ। तो अगर इसको मैं कंप्यूटेशनली कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं अगर एरिया निकाल लूँ ऊपर वाला, अगर मैं एक साइकिल का एवरेज निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे ऊपर वाले हाफ साइकिल का, पॉजिटिव साइकिल का एरिया निकालना पड़ेगा और इस नीचे नेगेटिव हाफ साइकिल का एरिया निकालना पड़ेगा। इसमें कन्वेंशन ये होती है कि जो पोर्शन ग्राफ से ऊपर है, टाइम एक्सिस से ऊपर है, उसका एरिया आप पॉजिटिव लोगे और जो रीजन ग्राफ टाइम एक्सिस से नीचे है उसका एरिया आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, आपको ग्राफ साइन का पता है, ग्राफ किस तरह का होता है, सिमेट्रिकल होता है। तो जितना एरिया ऊपर आएगा पॉजिटिव एरिया, उतना ही एरिया नीचे होगा। सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का होगा, साइन का, क्योंकि ऊपर वाला एरिया हमने पॉजिटिव ए ले लेंगे और नीचे वाला जो एरिया उसको हम नेगेटिव ले लेंगे। अब अगर आप खुद सोचो, अगर मुझे इसका मीन निकालना हो, एवरेज, तो मुझे दोनों एरिया को ऐड करना पड़ेगा, है ना। और एरिया ऐड करने से क्या आ जाएगा, एरिया ऐड करने से आ जाएगी 0, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे भी। अगला कह रहा है कि इन परफॉर्मिंग सच अ कंप्यूटेशन वी रिगार्ड द एरिया अबव द टाइम एक्सिस एज पॉजिटिव, जो भी मैंने आपको शुरू में बात बताई, एंड एरिया बिलो द टाइम एक्सिस एज नेगेटिव एरिया, ठीक है। अब वही कह रहा है अगर आपने एवरेज निकालनी हो तो आपने इनके साइन लाजमी याद रखने हैं। द अलजेब्रिक साइंस ऑफ द एरियाज मस्ट बी टेकन इन टू अकाउंट व्हेन कंप्यूटिंग द टोटल एरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने 0 वाली बात की है मैं आपको नेक्स्ट अभी क्वेश्चन में ही समझाऊंगा भी। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, फॉर्मूला याद रख लें। एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला ये है कि टोटल
एरिया अंडर कर्व फॉर टाइम t डिवाइडेड बाय टाइम t। ठीक है, कि उस टाइम पीरियड में, मतलब उस टाइम पीरियड में जितना भी एरिया है उस सब का आप टोटल कर लें और डिवाइड कर दें उसको उस टोटल टाइम पीरियड से। ठीक है, इस केस में अगर साइन वेव फॉर्म हो ना, तो साइन वेव फॉर्म का अगर आप देखो तो टोटल एरिया 0 बनेगा, क्योंकि ऊपर वाले एरिया को हम पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव ले लेंगे, तो टोटल एरिया 0 बन जाएगा, है ना। तो डेफिनेटली एवरेज भी 0 आ जाएगी। अच्छा, अगला है फेस। अब फेस ज़रा आपने समझना है, फेस क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है एंगल। ठीक है, अच्छा अब इसको ज़रा समझाने के लिए मैं ज़रा वेव फॉर्म बनाता हूँ। अब ये थोड़ी सी आपने डेफिनेशन ज़रा इसकी समझनी है, ये समझने वाली ज़रा डेफिनेशन है। इसको समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इस तरह एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जिस तरह मैंने कहा जी एक रेस शुरू हुई। ठीक है, अब रेस जब शुरू हुई तो समझ लें एक बंदे ने 400 मीटर कवर करना है। ठीक है, अभी जब जैसी रेस शुरू हुई तो मैं आपसे अगर पूछूं उसने कितना कवर किया, आपको सर अभी तो उसने 0 मीटर कवर किया है। मैंने 5 सेकंड के बाद पूछा, आपने कहा सर उसने 100 मीटर कवर कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, आपने कहा सर उसने 150 डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये जो आपने मुझे 100 डिस्टेंस बताया, ये आपने कहाँ से 100 डिस्टेंस मेजर किया? उसके स्टार्टिंग पॉइंट से या उसके रेफरेंस पॉइंट से, जहाँ से उसने रेस स्टार्ट की, है ना। फिर जो आपने जो मुझे 150 बताया, वो भी आपने मुझे 150 डिस्टेंस कहाँ से बताया? वो उसके आपने रेफरेंस पॉइंट से, है ना। हमने कहा सर आपने 150 का मतलब ये था कि उसने जहाँ से रेस शुरू की वो उससे 150 मीटर आगे आ चुका है ना। फिर थोड़ी देर बाद आपने कहा सर उसने 250 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, मतलब उसने अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 250 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, है ना। अब फेज़ क्या बताता है? फेज़ भी यही बताता है कि ये जो वेव फॉर्म है ये अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से कितना आगे एडवांस कर गई है, मूव कर गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको, जिस तरह आपको पता है इधर 0 होगा, इधर 90 होगा, इधर 180 होगा, इधर 270, इधर 360। ये तो मैंने लिखा इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, इसी को लिखने का एक और तरीका इन टर्म्स ऑफ टाइम। अगर मैं टाइम लिखूं तो यहाँ कितना टाइम आएगा? यहाँ आएगा t, यहाँ कितना आएगा t/, यहाँ आएगा t/2, यहाँ आएगा t/4। 270 की जगह कितना आएगा? ये आएगा 3t/4। ठीक है, ये आपको पता है सारे टाइम पीरियड। अब अगर मैं जिस तरह ये वाली जो जगह है, ये जो t/4 वाली, अब ये t/4 क्या बता रही है? देखें, अब समझ लें ये जो टाइम पीरियड t है ना, ये इसका एंडिंग पॉइंट है, समझ लें। ठीक है, अब ये t/4 क्या बता रहे हैं? देखें, ये जो आप इस लोकेशन पे जो आप ये टाइम बता रहे हो t/4, ये इसमें आप किसकी हेल्प लेके बता रहे हो? टाइम पीरियड की हेल्प ले रहे हो ना। तो इस t/4 को मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/4 इंटू टी, मतलब इसने टोटल t कवर करना है, लेकिन उस टोटल t में से भी इसने कितना कवर किया? सिर्फ 1/4। ठीक है, इस t/2 का क्या मतलब है? t/2 का ये मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 इंटू टी, मतलब इसने टोटल जो टाइम पीरियड t कवर करना है उसमें से इसने कितना कवर कर लिया? हाफ कवर कर लिया, 1/2, है ना। अच्छा, इस पॉइंट पे देखें टोटल t लिखा हुआ है, टोटल t का मतलब है कि इसने पूरा कवर कर लिया। तो फेज़, ये जो है असल में फेज़ बताता है आपको। ठीक है, तो वो कह रहा है फेज़ ऑफ अ पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पीरियड। देखें, अब वैसे तो टोटल टाइम पीरियड t होता है, तो ये 1/4 t क्या है? ये इसका टाइम पीरियड का फ्रैक्शनल पार्ट है ना। t/4 इसका फ्रैक्शन बन रहा है, t/2 जो है ये भी फ्रैक्शन है टाइम पीरियड का, 3t/4 ये भी फ्रैक्शनल है। तो इट्स अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल through which the quantity has advanced from the selected zero position of reference। कि फेज़ ये बताता है कि कोई एक क्वांटिटी अपने ज़ीरो पोजीशन से इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड कितना एडवांस कर गई है, कितना आगे मूव कर गई है। ठीक है, जिस तरह अगर आपसे मैं कहूँ t/2, तो फ़ौरन आपके माइंड में ये आएगा कि ये वेव फॉर्म तकरीबन हाफ हो गई है ना। तो ये किस तरह माइंड में आया आपके? आपने ये सोचा कि पूरा t होता है, t/2 का ये मतलब है कि ये अपने ज़ीरो रेफरेंस से, मतलब अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से ये हाफ मूव कर गई है। तो ये डेफिनेशन है कि इज अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टाइम पीरियड और साइकिल थ्रू विच द क्वांटिटी हैज़ एडवांस फ्रॉम सिलेक्टेड जीरो पोजीशन। जीरो पोजीशन मतलब जहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट हुई। अच्छा, अब ये इसका वैसे हम इक्वेशन लिखते हैं v = v0 sin ओमेगा टी, और ये जो ओमेगा टी है ये असल में होता है थीटा, और इस थीटा को हम कहते हैं कि ये फेज़ है। तो फेज़ असल में ये बताती है कि अभी आपकी वेव फॉर्म किस पोजीशन पे है। ठीक है, तो द एंगल थीटा विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट इज नोन एज फेज।
अच्छा, अगला जो है स्टूडेंट वो है फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस नई इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जिस तरह समझ लीजिए दो स्टूडेंट्स हैं, रेस कर रहे हैं। अब उसमें अगर आपसे कोई पूछे कौन आगे है कौन पीछे है, तो आप कहोगे सर स्टूडेंट ए आगे है बी पीछे है। इसी तरह वेव फॉर्म्स में भी ऐसा ही होता है, कोई वेव फॉर्म आगे लीड कर रही होती है, कोई वेव फॉर्म पीछे लैग कर रही होती है, उसको कहते हैं फेज डिफरेंस। ठीक है, तो कह रहे हैं इन मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल सर्किट्स अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट है डिफरेंट फेजेस। अब लाजमी नहीं है कि वोल्टेज और करंट के सेम फेजेस ही हों, मतलब दोनों एक साथ साथ चल रही होंगी ना, फिर दोनों के सेम फेजेस हो गए। एक अगर पीछे रह जाए, एक थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे आगे निकल जाए, फिर फेजेस उनके डिफरेंट हो जाएंगे। तो कह रहा है कि द वोल्टेज में बी पासिंग थ्रू इट 0 पॉइंट वाइल द करंट हैज़ पास्ड और येट इट इज़ पास टू 0 पॉइंट। देखो लाजमी नहीं है कि जिस तरह अगर मैं कहूँ ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है और मैं कहूँ कि जी यही करंट का है, अगर आप इस वेव फॉर्म में देखो तो जिस पॉइंट पे वोल्टेज अपना मैक्सिमम पास 0 क्रॉस कर रहा है, उसी पॉइंट पे करंट भी 0 पास कर रहा है। इस पॉइंट पे वोल्टेज का भी मैक्सिमम है, समझ लें करंट का भी मैक्सिमम है ना। इस पॉइंट पे देखो तो वोल्टेज का भी मैक्सिमम यहाँ पे नेगेटिव है, करंट का भी मैक्सिमम नेगेटिव है। लेकिन कह रहे हैं लाजमी नहीं है हर दफ़ा ऐसा ही हो सकता है कि वोल्टेज अपना 0 क्रॉस कर जाए लेकिन करंट अभी क्रॉस करने वाला हो या थोड़ी देर बाद करे, है ना। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम कहते हैं वी से डेट द वोल्टेज एंड करंट हैव अ फेज डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। अच्छा, फेज डिफरेंस तभी एग्जिस्ट करता है जब क्वांटिटीज़ की फ्रिक्वेंसी सेम हो, ठीक है, लेकिन उनके 0 पॉइंट डिफरेंट हो। व्हेन टू अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज ऑफ द सेम फ्रिक्वेंसी हैव डिफरेंट 0 पॉइंट। 0 पॉइंट का मतलब वही कि एक क्वांटिटी का समझ ले, जिस तरह अगर 0 पॉइंट ये है, समझ लें 0 पॉइंट इसका ये है, तो अब देखें एक ये क्वांटिटी मैंने बनाई, इसको मैं ब्लैक में शो कर देता हूँ। एक क्वांटिटी मैंने समझ ली ये बनाई, अब इसका 0 पॉइंट ये रहा और जो आगे रेड वाली है उसका 0 पॉइंट ये रहा, तो दोनों के 0 पॉइंट डिफरेंट है ना। इसका मतलब ये है कि इनके दरमियान कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो दे सेड टू हैव अ फेज डिफरेंस। ठीक है, अब फेज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंगल ही होता है, तो वो कह रहे हैं द एंगल बिटवीन द 0 पॉइंट्स इज द एंगल ऑफ फेज डिफरेंस। अब हम ये देखते हैं कि दोनों का जो 0 था इनके दरमियान कितना एंगल है, कितना एंगल बन रहा है, उसको हम कहते हैं फेज डिफरेंस, और उसको हम लिखते हैं सिंबल फाई से। ठीक है, और वो कह रहा है इट इज़ जनरली मेजर्ड इन डिग्रीज या रेडियंस, क्योंकि एंगल है। अच्छा, वही बात है लीड कौन कर रहा होगा, लैग कौन कर रहा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब सिंपल सी बात है, जिस तरह अगर मैं ये वेव फॉर्म बनाऊँ, बड़ी इसकी आसान सी साइंटिस्ट फिजिस्ट ने डेफिनेशन दी है, समझ ले दो वेव फॉर्म्स हैं। ठीक है, अब इनमें देख रहा अगर आप देखें, समझ लें ये ए है और ये ब्लैक वाली जो है ये बी है। ठीक है, अब अगर इनमें आपसे कोई पूछे जी कौन इधर यहाँ पे आगे पर लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, तो आप ये देखोगे कौन सी वेव फॉर्म सबसे पहले 0 से गुजर रही है। तो अगर आप ए वाली वेव फॉर्म देखो तो ए वाली वेव फॉर्म इस पॉइंट पे 0 से गुजर रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे। लेकिन अगर आप वेव फॉर्म बी को देखो तो वो इस पॉइंट पे जो है वो अपने 0 से गुजर रही है। तो लीड हम उसको कहते हैं जो सबसे पहले 0 से गुजर रही हो। तो वेव फॉर्म बी जो है ये लीड कर रही होगी और ए जो है ये लैग कर रही होगी। तो यही डेफिनेशन है कि द क्वांटिटी विच पासिस थ्रू इट 0 पॉइंट अर्लियर इज सेड टू बी लीडिंग, और जो थोड़ी देर से पास कर रही होगी अपने 0 से उसको हम कहेंगे लैगिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई द मीन वैल्यू या फिर अब एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0। ये मैंने भी आपको जो है पीछे इसका आंसर बताया कि अगर आप एक कंप्लीट साइकिल बनाओ तो उसका अगर आप एक साइकिल का अगर आप एवरेज निकालना चाहो तो ऊपर वाला जो एरिया होगा उसको आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे, नीचे वाला जो एरिया होगा उसको आप नेगेटिव कंसीडर करोगे, और अगर जब आपने एवरेज निकालना हो तो आप टोटल एरिया ऐड करते हो। तो पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया आपस में कैंसिल हो जाएगी क्योंकि दोनों एरिया हो गए सेम, लेकिन दोनों के साइंस ऑपोजिट हो गए तो एवरेज 0 आ जाएगी। तो वही कह रहा है कि एवरेज वैल्यू ऑफ एन AC ओवर अ कंप्लीट साइकिल इज 0 बिकॉज द अब एरिया अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मतलब टाइम एक्सिस जो है, मतलब जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है उसका एरिया उतना ही है जितना एरिया बिलो द एक्सिस वाले का है, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल का है। फिर वो कह रहा है एंड थस अब कैंसिल ईच अदर आउट, दिस इज बिकॉज व्हेन वी डू द मैथ ऑफ द टू एरियाज द नेगेटिव एरिया कैंसिल आउट द पॉजिटिव एरिया प्रोड्यूसिंग 0 एवरेज वोल्टेज। वही बात है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव नीचे वाला एरिया नेगेटिव। आप चाहो तो इधर एवरेज का फॉर्मूला भी लगा लो कि एवरेज इज इक्वल टू वही वहाँ पे जो मैंने पीछे बताया
कि टोटल एरिया अंडर टाइम टी डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो वही एरिया एक पॉजिटिव आ गया, एक नेगेटिव आ गया, दोनों कैंसिल होके एवरेज आपके पास 0 आ गई। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फेडरल बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आया है, और वो आया है डिफाइन, यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आर में स्टैंड करता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इसको इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, और आपने साइनसॉइडल करंट की आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट भी करनी है। ठीक है। अच्छा, अब आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू क्या होती है, ज़रा इसके कंसेप्ट को समझें। देखिए, सबसे पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। समझिए मैंने एक एसी सोर्स लगाया। ठीक है, ये मैंने एक एसी सोर्स लगाया, इसी के साथ मैंने एक डीसी सोर्स लगाया। ठीक है। अच्छा, इसको भी मुझे पता है जब इस रजिस्टर में से करंट पास करेगा, रजिस्टर हीटिंग इफेक्ट एनर्जी डेसिपेट करेगा। इस तरह सर्किट 2 में भी ऐसा ही होगा, सर्किट 1 में भी ऐसा होगा। दोनों सर्किट में करंट फ्लो करेगा और दोनों जो सर्किट्स में हीट डेसिपेट होगी। अब दोनों सर्किट्स को मैंने समझ लें 1 मिनट के लिए ऑन कर दिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कहाँ हीट डेसिपेट ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी। ठीक है। अब समझ लें जो ये एसी सर्किट था, ये समझ लें इसकी वैल्यू है 383 वोल्ट। ये मैं पीक बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। तो ये जो एसी था इसकी पीक वैल्यू 383 वोल्ट थी। लेकिन ये हर वक्त 383 वोल्ट के लिए नहीं, ये आपको पता है ये कभी 0 से पहले क्या जा रहा होगा, 0 से 383 जाएगा, फिर 0 पे जाएगा, फिर -383 जाएगा, फिर 0 जाएगा, है ना। तो समझ लें इसने 1 मिनट में हीट डेसिपेट की, समझ लें 10 जॉल। ठीक है। अब डीसी में, अब मैं डीसी में वोल्टेज की वैल्यू कितनी लूँ कि वो 10 जॉल ही प्रोड्यूस करे। तो डीसी में मैंने, जो मैं आपको बहुत समरी करके बता रहा हूँ, डीसी में मैंने ये देखा कि ये जो एसी जो 383 वोल्ट है, क्या ये 383 वोल्ट इफेक्टिव है? नहीं, इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये हर वक्त 383 वोल्ट नहीं है। ये तो कभी 0 है, कभी 10, 20, 30 होते होते 383 पे जाएगा, फिर ये 383 से होते होते 0 पे जाएगा, फिर ये 0 से -380 पे जाएगा। तो ये 383 हर वक्त इफेक्टिव नहीं है, इसका कुछ ऐसा पार्ट है जो असल में इफेक्टिव है। तो वो एसी की वो वैल्यू जो कि असल में इफेक्टिव कहलाए। जैसे समझ लें, आपको मैं इसकी एग्जांपल अपनी क्लास को हर दफ़ा इस तरह देता हूँ। समझ लें कि एक स्टूडेंट है जिसने 10 घंटे पढ़ाई की और उसने 400 मार्क्स लिए, और एक स्टूडेंट है जिसने 3 घंटे पढ़ाई की और 400 मार्क्स लिए। क्योंकि 10 घंटे जो स्टूडेंट पढ़ रहा था उसकी कंसंट्रेशन नहीं थी। तो मैं अगर कहूँ कि 10 घंटे वाले स्टूडेंट ने कितना इफेक्टिव कितना पढ़ा, तो वो 3 घंटे है। बाकी उसका 7 घंटे तो उसने कहने को पढ़ा, उसने 10 घंटे है, लेकिन इफेक्टिव उसने रिजल्ट उतना ही प्रोड्यूस किया जितना वो 3 घंटे वाला प्रोड्यूस कर रहा था। बात समझ आई। इसी तरह कहने को ये एसी 383 वोल्ट तो है, लेकिन ये 383 वोल्ट वाला काम नहीं कर रहा। ये असल में कितने वाला काम कर रहा है, ये असल में कितना, उसको कहते हैं इफेक्टिव वैल्यू। तो एसी की वो वैल्यू जो कि असल में इफेक्टिव हो, ठीक है, उसको हम कहेंगे इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू। तो वो जो अगर मैं अभी किस तरह निकालेगा आपको बताता हूँ। मैं अभी वैसे आपको ज़बानी बता रहा हूँ। इस 383 वोल्ट एसी की इफेक्टिव वैल्यू होती है 220 वोल्ट। तो अगर मैं डीसी सोर्स अगर यहाँ पे 220 वोल्ट लगाऊँ ना, और अगर मैं इधर एसी सोर्स 383 वोल्ट का लगाऊँ और दोनों सर्किट्स को मैं 1 मिनट के लिए ऑन कर दूँ, तो दोनों सर्किट्स में जो हीट डेसिपेट होगी वो 10 जॉल होगी। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो अब आते हैं इधर डेफिनेशन पे। इफेक्टिव, या इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी कहते हैं। इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज दैट स्टेडी करंट विच व्हेन फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर produces the same amount of heat as that produced by the alternating current when flowing through the same resistance for same time। समझ आई बात कि एक AC सोर्स जितने टाइम में जितने हीट डेसिपेट कर रहा है, उसकी अगर आप इफेक्टिव वैल्यू लो DC में, तो वो भी उतने टाइम में उतनी ही डेसिपेट करेगा। जैसे नीचे वाले एग्जांपल में मैंने आपको कहा, अगर आप 383 वोल्ट AC ले लो, 383 मतलब पीक वोल्ट वैल्यू, या अगर आप 220 वोल्ट DC ले लो, तो दोनों में 1 मिनट में सेम हीट डेसिपेट होगी। क्योंकि ये 220 वोल्ट इस 383 के बराबर किस तरह बना, ये 220 वोल्ट DC है और ये हर वक्त ही 220 वोल्ट रहेगा। मतलब समझ लें ये वो स्टूडेंट है जिसने सिर्फ 3 घंटे पढ़ा, 3 घंटे पढ़ के इसने कितना रिजल्ट दिया, 10 जॉल। ये जो स्टूडेंट था पहले वाला, ये 383 वोल्ट वाला, समझ लें ये 10 घंटे वाला स्टूडेंट है। ये 383 कहने को 10 घंटे तो पढ़ रहे, कहने को 383 वोल्ट तो है,
लेकिन ये रिजल्ट कितने वाला प्रोड्यूस कर रहा है, ये रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है जितना 220 वोल्ट डीसी में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यही नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है कि कह रहा है इफ द इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 7, इस तरह के मैंने कहा कि एक करंट है, एक एसी सोर्स है, उस एसी सोर्स की मैं आपको आरएमएस वैल्यू इफेक्टिव वैल्यू बता रहा हूँ 7 एम्पेयर। मैंने कहा ये जो एसी सोर्सेज की इफेक्टिव वैल्यू 7 एम्पेयर है। इसका मतलब ये है कि ये एसी सोर्स कितना काम करता है, जितना डीसी में 7 एम्पेयर काम करता है। तो वो कह रहा है कि देन द अल्टरनेटिंग करंट विल प्रोड्यूस द सेम हीटिंग इफेक्ट एज डेट प्रोड्यूस्ड बाय 7 एम्पेयर डीसी। ठीक है, तो अब एक जितना डीसी 7 एम्पेयर प्रोड्यूस करेगा उतना ही अल्टरनेटिंग करंट भी प्रोड्यूस करेगा अगर वो उसकी इफेक्टिव वैल्यू 7 एम्पेयर है। अब इसकी है डेरिवेशन। अब डेरिवेशन ज़रा आपने समझनी है, आरएमएस वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट। ठीक है, अच्छा, अब ये एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू सारी इंजीनियरिंग में एप्लीकेशन में यूज़ होती है, जल्दी से इसकी आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने करंट की क्वेश्चन लिखी, I इज़ इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये हमने करंट की क्वेश्चन लेट कर ली क्योंकि अल्टरनेटिंग है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने निकालनी है पावर। तो पावर का आपको फार्मूला पता है, पावर का फार्मूला होता है आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो ये जो आई था, ये ऊपर पूरी जो आई की इक्वेशन थी हमने ये पुट कर दी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो हुआ क्या, हमें पता है कि आई एम का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आई एम स्क्वायर बन गया। साइन ओमेगा टी का स्क्वायर क्या होगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये आर जो है बाहर ऐसे का ऐसा ही आ गया। तो ये इक्वेशन बन गई पी इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा, ये तो आ गई, पावर आ गई। अच्छा, अब हमने निकालनी है एवरेज पावर। ठीक है, अब एवरेज पावर हमें पता है कि एवरेज, अब पावर क्या होगी। अच्छा, अब देखें एवरेज पावर के लिए हम देखें हमने क्या कहा, अब जैसे हमारे पास एसी है। ठीक है, अब एसी में क्या होता है, पावर हर वक्त सेम नहीं होती क्योंकि कभी वोल्टेज जीरो है, कभी मैक्सिमम पे जा रहा है ना। तो एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसकी एवरेज निकालनी, क्योंकि देखें आई एम भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, हमें असल में साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज निकालनी है। अब हमें पता है साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो रेंज होती है -1 से +1, लेकिन यहाँ सिर्फ साइन थीटा नहीं है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। अब अगर दोनों साइड आप स्क्वायर ले लो तो माइनस वाली जो सारी वैल्यूज़ होंगी, मतलब -1 से जो 0 के दरमियान वैल्यूज़ होंगी, जब आप उनका स्क्वायर लोगे तो वो सारी पॉजिटिव हो जाएंगी, और 0 से 1 के दरमियान जो वैल्यूज़ थी सारी, उनका जब आप स्क्वायर लोगे तो वो भी पॉजिटिव ही रहेंगी। तो साइन स्क्वायर थीटा की जो रेंज होती है वो होती है 0 से +1 के दरमियान। और अगर आपने साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज लेनी हो तो एवरेज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि मिनिमम वैल्यू तो कितनी है 0, मैक्सिमम वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज आ गई 1/2। तो ये लिखा हुआ है कि पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि रजिस्टर है, तो वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरीज बिटवीन 0 and 1, सो इट्स एवरेज वैल्यू इज़ 1/2। तो हम जब एवरेज लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह क्या पुट कर देंगे, ये 1/2। ठीक है, अच्छा, ये तो हमने एवरेज पावर निकाल ली। अच्छा, अब हमने निकालनी है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, कि अब ज़रा डीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अच्छा, तो पावर डिलीवर के लिए हमने करंट के साथ आरएमएस लिख दिया। ठीक है, अब हमें वही, अब हम ऊपर हम यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ करते हैं। हमें पता है कि जितनी वैल्यू एक आरएमएस डिलीवर करता है उतनी ही एवरेज डिलीवर करेगा, है ना। तो हमने दोनों को इक्वल कर लिया। ठीक है, तो आर और आर क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा, आई एम स्क्वेयर आर एम एस का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/2 आई एम का स्क्वेयर। दोनों साइड रूट ले लें, तो रूट में क्या होगा, ये जो आई स्क्वेयर आर एम एस लिखा हुआ है और इधर है 1/2 आई एम का स्क्वेयर, तो इधर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम का स्क्वेयर रूट से कैंसिल हो गया, लेकिन 1/2 के ऊपर तो रूट रहेगा, तो 1 का रूट 1 ही आ गया और √2 का √2 ही आ गया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई आई आर एम एस की। ठीक है, और ये √2 नीचे है, तो इसको आप अगर सॉल्व करो तो ये आ जाता है 1.414, और अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 1.414 करो तो ये 0.707 आई एम। तो ये आई आर एम एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, यही क्वेश्चन वोल्टेज के लिए भी लिखी जा सकती है कि वी आर एम एस इज इक्वल टू 0.707 इंटू वी एम। ठीक है, तो वोल्टेज के लिए भी यही क्वेश्चन होल्ड करती है, और ये न्यूमेरिकल में बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल में आपसे पूछ सकता है कि, और एक्सरसाइज में अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकल हैं भी अब इस तरह के, जो आपको वैल्यू गिवन होगी, एक या तो पीक गिवन होगी, आरएमएस गिवन होगी, और दूसरी आपसे पूछेगा। अच्छा स्टूडेंट, अब जो ज़्यादातर
वोल्ट मीटर्स या करंट एम मीटर्स होते हैं वो आपको क्या, जिस तरह अगर आप वोल्ट मीटर लो और अपने घर का वोल्टेज मेजर करो तो वो आपका वोल्टेज बताएगा 220 वोल्ट। तो ये 220 क्या है असल में, ये आरएमएस वैल्यू है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि आपके घर में जो ज़्यादातर एम करंट या वोल्ट मीटर होते हैं वो असल में क्या कैलिब्रेट करके क्या बता रहे होते हैं, वो आरएमएस वैल्यूज़ बता रहे होते हैं, ठीक है। वो पीक वगैरह नहीं बता रहे होते। और अगर आप चाहो तो पीक वैल्यू निकाल भी सकते हो। पीक वैल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, पीक वैल्यू का फॉर्मूला बनेगा √2 मल्टीप्लाई बाय 220। तो इसको आप मल्टीप्लाई करो तो आई थिंक 383 पॉइंट समथिंग वोल्ट आता है। तो आपके घर में जो पीक वोल्टेज आ रहा है ना वो 383 वोल्ट आ रहा है। लेकिन ये 383 वोल्ट कितनी वाली एनर्जी, कितनी वाली आपको एफिशिएंसी दे रहा है, जितना 220 वोल्ट डीसी देता है। जिस तरह अगर आप एक सर्किट में 220 वोल्ट डीसी लगाओ और एक सर्किट में आप 383 वोल्ट एसी पीक वाला लगाओ तो दोनों की सेम टाइम में सेम हीट जो है डिसिपेट करेगा। तो वो कह रहा है कि जो डोमेस्टिकली हमारे घर में वोल्टेज आता है वो तकरीबन 230 वोल्ट है और फ्रिक्वेंसी उसकी 50 हर्ट्ज़ है। और ये 50 हर्ट्ज़ वाला तो एमडी कैट में भी एमसीक्यूज़ आया था जिस पे काफ़ी स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ये जनरल नॉलेज है, आपको पता हो कि आपके जो कंट्री में 50 हर्ट्ज़ एसी आता है। और फिर वो कह रहा है कि 230 वोल्ट जो है ये आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है वो है डिफाइन इंस्टेंटेनियस पावर एंड व्हाट। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन था वो था डिफाइन इंस्टेंटेनियस पावर। तो हमने इंस्टेंटेनियस पावर को डिस्क्राइब करना था। तो देखें इंस्टेंटेनियस पावर की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें पता है एसी सर्किट्स में पावर भी हर वक्त कांस्टेंट नहीं है। कभी वोल्टेज कम है कभी ज़्यादा है, इस तरह कभी वोल्टेज कम है कभी ज़्यादा है, तो कभी पावर भी ज़ीरो हो जाएगी कभी पावर मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी कि किसी भी पॉइंट पे किसी भी टाइम पे वोल्टेज और करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं बस उनको आप मल्टीप्लाई कर दो। तो इंस्टेंटेनियस पावर सप्लाइड टू अ सर्किट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड करंट। तो इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला ये बनेगा कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय इंस्टेंटेनियस करंट। तो आप इन दोनों को जो हैं वो मल्टीप्लाई अगर आप कर दो, ठीक है, तो आपके पास अब वो कह रहे हैं इंस्टेंटेनियस पावर को भी किस में एक्सप्रेस करते हो, वॉट में आप यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हो। अच्छा, अब पावर जो है ना इंस्टेंटेनियस पावर पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज एंड करंट, क्योंकि हमें पता है वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव भी होती हैं, है ना। तो पावर अगर पॉजिटिव आए उसका मतलब ये होता है कि सोर्स जो है वो लोड को पावर दे रहा है, ठीक है। और अगर पावर नेगेटिव आए उसका मतलब ये होता है कि आपका लोड सोर्स को दे रहा है, ठीक है। और पावर पॉजिटिव हमेशा किसकी आती है, वो आती है रजिस्टर की। तो ये याद रखें रजिस्टर की हमेशा पावर नेगेटिव होती है और इंडक्टर और कैपेसिटर की दोनों होती हैं। इंडक्टर और कैपेसिटर की पावर पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। सिर्फ अभी के लिए आपको मैं इतना बता देता हूँ, इंडक्टर या कैपेसिटर की पावर पॉजिटिव तब होती है जब वो चार्ज कर रहे हों, मतलब एनर्जी स्टोर कर रहे हों, और उनकी पावर नेगेटिव तब होती हैं जब वो एनर्जी डिस्चार्ज कर रहे हों, ठीक है। क्योंकि जब वो चार्ज कर रहे होगे तो वो सोर्स से पावर ले रहे होगे ना, तो आप कहोगे पावर इज ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड। और जब वो डिस्चार्ज कर रहे होगे तो वो एनर्जी आपको दे रहे होगे, तो आप कहोगे सर लोड से पावर सोर्स की तरफ जा रही है। ये क्वेश्चन हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। अगला है कि व्हाट इज़ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड हाउ डज इट वेरी विथ फ्रिक्वेंसी। तो ये भी मैं जो है स्टूडेंट्स आपको अपने नोट से करवाऊँगा। तो ये आपके पास होप्स नोट्स होंगे भी। सबसे पहले है इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब देखें रेजिस्टेंस तो होती है वो रेजिस्टर की होती है, लेकिन इंडक्टर और कैपेसिटर जो एक रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं ना उसको रेजिस्टेंस नहीं कहते, उसको रिएक्टेंस कहते हैं, ठीक है। तो जो डीसी में जो होती है ना जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसको रेजिस्टेंस कह देंगे। लेकिन अब आपके पास यहाँ पे एसी सर्किट्स में जो रेजिस्टर और कैपेसिटर जो एक ऑपोजिशन ऑफर करते हैं उसको रिएक्टेंस कहते हैं। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, सबसे पहले रिएक्टेंस की डेफिनेशन क्या होगी, रिएक्टेंस इज द ऑपोजिशन ऑफ अ सर्किट एलिमेंट। और ये सर्किट एलिमेंट क्या होगा, या तो इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा। और ये इंडक्टर या कैपेसिटर किसको ऑपोजिशन ऑफर करते हैं, टू द फ्लो ऑफ करंट ड्यू टू डैट एलिमेंट्स। और हर उसकी जो है मतलब इंडक्टर की इंडक्टेंस होगी और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस। अब इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय एन इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस का सिंबल एक्स होता है और अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस का होगा तो एक्सएल हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपल ओहम्स लॉ लगाएं। अब ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। तो आर की जगह क्या लिख देंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस तो नहीं है यहाँ, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस है, उसकी जगह एक्सएल लिख दें। उसी इक्वेशन को रीअरेंज कर लें तो एक्सएल इज इक्वल टू वी एम ओवर आई एम। अच्छा, अब इसी इक्वेशन में ये जो एक्सएल की इक्वेशन बनी
हम जब ऊपर आपने डेरिवेशन की होगी वोल्टेज और करंट की, आपने इक्वेशन जो डिराइव की होंगी, उधर आपने वी एम की जगह एल आई एम ओमेगा पुट किया होगा, वही पूरी चीज़ आप इधर पुट कर दें वी एम की जगह, ठीक है। तो अगर आप देखो तो आई एम और आई एम कैंसिल हो गए, तो क्या बचा एल ओमेगा या ओमेगा एल, ठीक है। अब एल जो है, एल क्या है, एल है असल में इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस कह लें या सिर्फ इंडक्टेंस कह लें, और ओमेगा जो है असल में, ओमेगा आपके पास है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी बराबर होती है 2πf। तो ओमेगा की जगह 2πf लिख दिया और ये एल ऐसे का ऐसे आ गया। अब अगर आप देखो तो 2πb और lb ये दोनों एक कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो एक्स एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रिक्वेंसी के, और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। मतलब अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाओगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी बढ़ेगी, और अगर आप फ्रिक्वेंसी कम करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कम होगी, ठीक है। अच्छा, अगला जो था वो है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी मैं आपको करवा देता हूँ। हाँ जी, अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ एसी। तो जो ऑपोजिशन एक कैपेसिटर ऑफर करे एसी को, उसको आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस कह दो। वही ओम्स लॉ की इक्वेशन यूज़ करो, V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह एक्स सी लिख दो, ठीक है। वी आर एम एस की फॉर्म में भी लिख सकते हो इक्वेशन, आप वी एम की जगह वी आर एम एस इंटू √2 लिख दो, आई एम की जगह भी आई आर एम एस इंटू √2 लिख दो, तो √2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अच्छा, इसी ऊपर वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया हमने, एक्स सी की इक्वेशन बना ली। अच्छा, जब आपने ऊपर कैपेसिटर में वोल्टेज और करंट की इक्वेशन डिराइव की होगी, तो वहाँ आपने ये इक्वेशन यूज़ की होगी कि आई एम किसके बराबर होता है, सी वी एम ओमेगा। तो ये करंट की जगह आप पूरी इक्वेशन पुट कर दो इधर, तो क्या बनी, एक्स सी इज इक्वल टू वी एम, और ये पूरी चीज़ कहाँ से आई, ये पूरी चीज़ आई आई एम से, ठीक है। तो वी एम और वी एम देखो तो कैंसिल हो गए, तो एक्स सी क्या बचा, एक्स सी बचा, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। ओमेगा की जगह दोबारा 2πf पुट कर दिया, तो ये चीज़ आ गई, और दोबारा वही चीज़ कि 2πb और c ये दोनों एक कॉन्स्टेंट्स हैं, तो आपने लिख दिया एक्स सी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एक्स सी की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर फ्रिक्वेंसी लो होगी तो एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका ग्राफ भी जो है वो कर्व बना, और आप इस ग्राफ में देख सकते हो जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है एक्स सी की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, और जब फ्रिक्वेंसी कम है उस पॉइंट पे एक्स सी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, रिएक्टेंस की भी सेम वही यूनिट होती है जो रेजिस्टेंस की होती है, मतलब दोनों की जो है वो ओम है, ठीक है। तो वही कह रहे थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्वेंसी, इन्वर्सली डिपेंड्स है एक्चुअली। आगे का होगा कि यहाँ पे ग्रेटर द फ्रिक्वेंसी लोअर विल बी द रिएक्टेंस एंड वाइस वर्सा। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि हमने ये भी बता दिया इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती हैं और वो किस तरह फ्रिक्वेंसी के साथ वेरी करती है, और ये 2016 के सप्लीमेंट्री पेपर में क्वेश्चन आया था। अगला ये है कि शो डैट, अच्छा अब इसमें आपने ये करना है स्टूडेंट्स कि आपने वेव फॉर्म की मदद से जो है ये प्रूव करना है कि कैपेसिटर और इंडक्टर की जो एवरेज पावर है वो ज़ीरो है। अब इंडक्टर और कैपेसिटर पावर यूज़ ही नहीं करते, क्यों नहीं यूज़ करते ये मैं भी जो है आपको बताता हूँ। क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर कॉन्टीन्यूसली चार्ज हो रहे होते हैं, कॉन्टीन्यूसली डिस्चार्ज हो रहे होते हैं, ठीक है। अब अगर आप ये देखें वेव फॉर्म, तो ये असल में जो मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ये मैं इंडक्टर को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने ये जो वेव फॉर्म है रेड वाला, ये समझ लें ये वोल्टेज का वेव फॉर्म है डेफिनेटली, और ये जो दूसरा वाला वेव फॉर्म है ये असल में करंट का वेव फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है आपने, बेशक आप ये वाला बना लें या मैं आपको इसका दूसरा भी सिखा देता हूँ, ठीक है, मैं आपको खुद बना कर दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपने जो है आपने लिया इंडक्टर। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अब इंडक्टर में कौन लीड करता है कौन लैग करता है। तो अगर मैं इंडक्टर ले रहा हूँ तो इंडक्टर का मुझे पता है कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90। तो मुझे वेव फॉर्म भी ऐसे बनाना है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है तो वोल्टेज का मैं मैक्सिमम पहले शो कर दूंगा, मैंने वोल्टेज का वेव फॉर्म ऊपर से शो कर दिया, ठीक है। करंट लैग कर रहा है कितने एंगल से 90, तो मैं उसको 0 से स्टार्ट करूँगा। अच्छा, अब यहाँ जो स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं ना वो अजीब सा वेव फॉर्म बना देते हैं। आप पॉइंट्स मेंशन कर लो, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये। अब आपने साइन बनाना है ना, तो इस तरह
इस तरह का। ये भी इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन आपने कुछ इस तरह का बनाना है, ठीक है। अब आप एंगल मेंशन कर दो, 0, 90, ये कितना था, ये 180, ये 270 और ये जो है ये 360। अब अगर आप 0 से 90 अगर आप देखो उसको, अगर मैं डॉटेड में शो कर दूँ, 0 से 90 वाला हिस्सा है, ठीक है। ये मैं 180 से 90 से 180, ये जो है 270 असल में 270 असल में ये पॉइंट है और 360 ये पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब 270 ये वाला पॉइंट है और 360 ये पॉइंट है, ठीक है। अब अगर आप 0 से 90 देखो ना, तो 0 से 90 देखो तो ये वाला जो ग्राफ था ये वोल्टेज का था, ये वाला वेवफॉर्म करंट का था। दोनों ही एक्सिस से ऊपर हैं, मतलब वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। अगर वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है, तो इस हिस्से में पावर क्या होगी, पावर भी पॉजिटिव होगी, ठीक है। अगले हिस्से में अगर आप देखो, अगले हिस्से में आपने बस वेव फॉर्म याद रखने हैं। अगले हिस्से में जो है वो करंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर आप देखो तो वोल्टेज वाला ग्राफ ही नीचे जा रहा है, तो वोल्टेज जो है वो नेगेटिव में है। तो अगर वो पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू VI। तो अगर एक भी चीज़ नेगेटिव होगी तो उस हिस्से में जो है वो क्या होगी, पावर नेगेटिव होगी। मतलब आप कह लो कि 90 से 180 जो है वो पावर नेगेटिव है। अब आप आओ 180 से 270, तो ये हिस्सा जो है अगर आप सही इतना आपको नज़र आ रहा है तो दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो पावर दोबारा पॉजिटिव आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। और अगर आप 270 से 360 देखो, मैं आपको जो है प्रॉपर जो ग्राफ बना हुआ है उसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें ग्राफ इसमें, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो ये हिस्से बने हुए सारे, ये 0 है, ये 90 है और ये 180 है, ठीक है। 0 हो गया, 90 हो गया, ये 270 है और ये वाला पॉइंट 360, ठीक है। इसमें प्रॉपर अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि 0 से 90 पावर नेगेटिव है, 90 से 180 पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव। अगर आप एक साइकिल की बात करो 360 तक, तो 2 दफ़ा नेगेटिव 2 दफ़ा पॉजिटिव। पावर नेगेटिव का मतलब यह है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, पावर पॉजिटिव का मतलब है कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो देखो कैपेसिटर किस तरह स्टार्ट कर रहा है, कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज हुआ, एनर्जी रिलीज़ की, फिर एनर्जी स्टोर की, फिर एनर्जी उसने डिस्चार्ज की, फिर एनर्जी स्टोर की। तो एक कंप्लीट साइकिल में कितनी हुई, कंप्लीट साइकिल में तो 0 हुई। तो यही सारी थ्योरी लिखी हुई नीचे कि 0 से 90 जो है वो कैपेसिटर जो है एंड उसकी पावर नेगेटिव है, उसका मतलब है कि कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सोर्स आपको एनर्जी वो दे रहा है। तो कह रहा है फ्रॉम द कॉइल टू द सोर्स। 90 से 180 जो है पावर पॉजिटिव है, मतलब वो चार्ज हो रहा है, मतलब वो सोर्स से एनर्जी ले रहा है, ठीक है। फिर 180 और 360 का भी ऐसा ही है। तो ये अब इंडक्टर का है। अगर आप कैपेसिटर का देखना चाहो तो कैपेसिटर का भी सेम ऐसा ही है, ठीक है। बस आपने वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म्स ठीक अच्छे तरीके से बनानी है। अब जिस तरह ये कैपेसिटर का है, तो कैपेसिटर में आपको पता है कौन लीड करता है, कैपेसिटर में करंट लीड करता है। तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90। कैपेसिटर में जो है करंट लीड करता है। तो आप पहले करंट का देखो, तो ये वाला जो वेव फॉर्म है, ये वाला वेव फॉर्म करंट का है, ठीक है। और ये जो 0 से वेव फॉर्म स्टार्ट हो रहा है ये वोल्टेज का है, और ये जो शेडेड में बना हुआ है ये पावर का है। तो अगर आप देखो 0, 90, 180 और ये 270 और ये 360। तो अगर आप देखो 0 से 90 दोनों पॉजिटिव हैं। आप देखो ग्राफ को नीचे जा ही नहीं रहा, दोनों पॉजिटिव है, तो पावर भी नेगेटिव, पावर पॉजिटिव आ गई। 90 से 180 आप देखो साफ नज़र आ रहा है कि वोल्टेज ऊपर है और करंट का वेव फॉर्म नीचे जा रहा है, तो पावर क्या आई, पावर आपके पास नेगेटिव आ गई। फिर आप 180 से 270 देखो तो दोनों ग्राफ नीचे जा रहे हैं, तो अगर दोनों वोल्टेज और करंट दोनों नीचे हैं तो पावर दोबारा क्या हो गई, पावर पॉजिटिव हो गई। और 270 से 360 आप देखो एक नीचे है एक ऊपर है, तो पावर नेगेटिव हो गई, ठीक है। इसका भी सेम ऐसा ही है कि ये बार बार चार्ज और बार बार डिस्चार्ज हो रहा होता है, तो इसकी भी अक्रॉस नेट पावर जो है एक कंप्लीट साइकिल की 0 आती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ चोक कॉइल और इसकी एप्लीकेशंस बताएं। तो स्टूडेंट ये भी आपको मैं नोट से करवाता हूँ। अब चोक कॉइल होती क्या है, असल में इंडक्टर को हम चोक कॉइल नाम देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है इट इज़ अ कॉइल विच कंसिस्ट ऑफ थिक कॉपर वायर वाउंड क्लोजली लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स। मतलब आप एक
कॉइल लो, उसमें काफ़ी सारी कॉपर की वायर लो, काफ़ी ज़्यादा टर्न्स दे दो और उसको सॉफ्ट आयरन के ऊपर लेमिनेट कर दो, मतलब इसके सेंटर में सॉफ्ट आयरन रख दो। और इससे ये होगा, अगर इसकी आप इंडक्टेंस बहुत ज़्यादा कर दो और रेजिस्टेंस बहुत कम कर दो, रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है, क्योंकि अगर आप वायर से बना रहे हो कॉपर वायर तो बेशक रेजिस्टेंस कम होगी लेकिन एग्जिस्ट तो करेगी। तो वो कह रहा है कि दिस मेक्स, अगर आप सॉफ्ट आयरन भी रख दो बीच में और काफ़ी ज़्यादा क्लोजली टर्न्स कर दो तो उससे फ़ायदा ये होगा कि दिस मेक्स द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल क्विट लार्ज एज कम्पेयर टू द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और इंडक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि ये अगर रेजिस्टेंस कम है ना तो ये इंडक्टर पावर यूज़ नहीं करेगी। हमने जो ऊपर इंडक्टर डिस्कस किया था वो था आपके पास प्योर इंडक्टर, उसमें हम रेजिस्टेंस 0 मान रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली जो इंडक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी पावर कंजम्पशन होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो कह रहा है चोक क्या होती है? चोक इज एन इंडक्टर यूज इन अ सर्किट, इंडक्टर डेट आर यूज टू हेल्प फिल्टर सिग्नल्स आर कॉल्ड चोक्स। तो फिल्टर सिग्नल्स को फिल्टर करने के लिए, मतलब सिग्नल्स को, कुछ सिग्नल्स को रोक, फिल्टर कहते हैं किसी चीज़ को रोकना, कुछ को जाने देना, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो अगर आप ऐसे इंडक्टर जो कि फिल्टरिंग के लिए यूज़ हो उसको हम चोक कहते हैं, ठीक है। अब देखो इंडक्टर की खासियत क्या है, इंडक्टर में जो रिएक्टेंस थी वो फ्रिक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगी? ज़्यादा होगी, ऑपोजिशन ज़्यादा होगी, है ना। मतलब वो हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए समझ लो एक अपना दरवाज़ा बंद कर देगा, ठीक है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो रही है। तो वो कह रहा है कि सो इट ऑफर्स हाई रिएक्टेंस टू फ्रिक्वेंसीज अबव अ सर्टेन फ्रिक्वेंसी रेंज, ठीक है। अगर वो हाई फ्रिक्वेंसीज़ के लिए दरवाज़ा बंद कर रहा है तो हाई फ्रिक्वेंसीज़ की वजह से करंट फ्लो करेगा? नहीं फ्लो करेगा, थस एम्पीड द करंट इन अ सर्किट, ठीक है। लेकिन देखो लो फ्रिक्वेंसीज़ पे क्या होगा? लो फ्रिक्वेंसीज़ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, वो अपना दरवाज़ा खोल देगा, मतलब लो फ्रिक्वेंसीज़ को जाने देगा। जब लो फ्रिक्वेंसीज़ को जाने देगा तो लो फ्रिक्वेंसीज़ की वजह से करंट फ्लो करेगा। तो वो कह रहा है कि वाइल अलाउंग यहाँ पे अलाउइंग अ रिलेटिवली फ्री पैसेज ऑफ करंट एट लोअर फ्रिक्वेंसीज बिकॉज रिएक्टेंस इज लोअर एट लो फ्रिक्वेंसीज। तो लो फ्रिक्वेंसीज पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, लो फ्रिक्वेंसीज को जाने देगा, लो फ्रिक्वेंसीज का करंट फ्लो करेगा, और हाई फ्रिक्वेंसीज पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा हो जाएगी और उसको वो रोक देगा। अच्छा, अब डीसी सर्किट में रजिस्टर, अब वैसे डीसी में तो आप अगर एसी सर्किट में अगर आपने करंट को कंट्रोल करना हो तो आप इंडक्टर यूज़ करते हो, लेकिन डीसी में मजबूरी है, डीसी में आप रजिस्टर यूज़ करते हो, ठीक है। उसकी भी रीजंस हैं जो कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं करा। अच्छा, अब वो कह रहा है कि फॉर कंट्रोलिंग एसी अगर आप एसी को कंट्रोल करना हो तो आप इंडक्टर इज यूज टू लिमिट करंट। और क्यों यूज़ करते हैं, प्रेफर क्यों करते हैं? क्योंकि रजिस्टर तो पावर डिसिपेट बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन अगर आप इंडक्टर यूज़ करोगे तो ये बहुत कम पावर यूज़ करते हुए आपके करंट को कंट्रोल कर लेगा, तो विथ एक्सट्रीमली स्मॉल वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, अब एप्लीकेशन याद रखनी है आपने। सबसे पहला है चोक इज यूज टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड एनर्जी फ्रॉम बीइंग ट्रांसमिटेड अलॉन्ग अनडिजायर्ड पाथ्स इनटू अब इनअप्रोप्रिएट पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि एक करंट है, फॉर एग्जांपल करंट के दो पाथ हैं, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि करंट ऊपर ज़्यादा फ्लो कर जाए और करंट नीचे फ्लो ना करे, और ये जो समझ लें ये जो आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि नीचे करंट ना फ्लो करे, तो मैं नीचे लगा दूँ। मैंने कहा ये जो करंट आ रहा है लो फ्रिक्वेंसी का आ रहा है, सॉरी हाई फ्रिक्वेंसीज का, तो मैं नीचे क्या करूँगा, मैं नीचे एक चोक कॉइल लगा दूंगा। तो जब करंट नीचे जाएगा ही नहीं, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि करंट को पता है अगर ये करंट हाई फ्रिक्वेंसी का करंट है, ठीक है, इसको पता है अगर वो नीचे से फ्लो किया तो नीचे अगर करंट फ्लो किया तो फ्रिक्वेंसी हाई है, इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या है हो जाएगी, हाई हो जाएगी, और वो इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हाई है तो वो करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, है ना, ये बहुत कम फ्लो करेगा। इसी तरह आप अपनी मर्जी से अनडिजायर्ड पाथ्स पे करंट को तकरीबन रोक सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब डीसी सर्किट्स जो डीसी पावर सप्लाईज बनाते हैं उसमें कुछ रिपल्स आते हैं, उन रिपल्स से भी अगर आपने प्रिवेंट करना हो तो आप चोक यूज़ करते हो। इंजीनियरिंग में ये काम काफ़ी करते हैं। अच्छा, फिर एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक कॉइल्स, ये बड़ी यूज़ होती हैं, आरएफसी कॉइल्स यूज़ होती हैं। ये आपने क्या करना होता है, अगर आपकी देखो ऑडियो जो है वो लो फ्रिक्वेंसी होती है और नॉइस ज़्यादातर हाई फ्रिक्वेंसी होती है, तो अगर आपने अपनी अब इस ऑडियो में हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को, मतलब अगर आपने एलिमिनेट करना हो, अटेनुएट करना हो, मतलब उनको तकरीबन ख़त्म करना हो, तो आप फिर उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक कॉइल यूज़ करते हो। रेडियो फ्रिक्वेंसी चोक कॉइल क्या करती है, जैसे ही हाई फ्रिक्वेंसी की नॉइस आती है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा कर देते हैं और इस हाई फ्रिक्वेंसी के यहाँ पे करंट को अटेनुएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चोक के फ़ायदे हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और ये 2018 और 2012 में आए भी हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 है कि डिस्कस द बिहेवियर ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटिव सर्किट व्हेन कनेक्टेड टू डीसी।
अब डीसी का आपको पता हो कि डीसी में क्या होती है, फ्रिक्वेंसी 0 होती है, ठीक है। अब अगर आप सबसे पहले इंडक्टर की बात करो तो इंडक्टर की जो एक्सएल है वो है 2πfl, ठीक है। अब अगर फ्रिक्वेंसी अगर 0 हो जाए, मतलब अगर डीसी हो जाए, तो इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है वो भी 0 हो जाएगी। और इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 होने का मतलब ये है, किसी चीज़ की अगर रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस 0 है, उसका मतलब है कि इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। मतलब ये चीज़ इंडक्टर पहले इस तरह प्रेजेंट था, जब आपने इसको डीसी प्रोवाइड किया ना, तो डीसी में ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने का मतलब है ये इस तरह बन गया, बस एक समझ लें एक वायर सी बन गई, बस इसको कहते हैं इट बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। तो ये एमसीक्यूज याद रखने कि इंडक्टर जो है वो डीसी में बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट। अच्छा, अगला है कैपेसिटर। अब कैपेसिटर की जो एक्सी है वो है 1/2πfc। इसको भी अगर आप डीसी से लगाएं तो डीसी में इसका बिहेवियर हुई, फ्रिक्वेंसी कितनी है 0, फ्रिक्वेंसी आप लोगे 0 क्योंकि डीसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें आप 0 पुट कर दो फ्रिक्वेंसी की जगह, तो एक्स इज इक्वल टू 1/2π0c, ठीक है। तो 1/0 बन गया, और 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। मतलब अगर आप एक कैपेसिटर को अगर आप एसी सोर्स के साथ लगाओ तो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है। अब इन्फिनिटी रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस किसकी होती है, इन्फिनिटी होती है ओपन सर्किट की। तो आप कहोगे कैपेसिटर क्या बिहेव करेगा, इट बिहेव्स लाइक अ ओपन सर्किट। अब मतलब क्या, देखें, जिस तरह अगर मैं कहूँ कि मैं एक डीसी लूँ और उसके साथ अगर मैं कैपेसिटर लगा दूँ, ठीक है, तो होगा क्या, ये ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट में करंट कितना फ्लो करता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है 0। मतलब ये जो कैपेसिटर था ना, ये सर्किट इसका इस तरह हो जाएगा, इसको ओपन सर्किट बोलते हैं। तो एक कैपेसिटर जो है इन द प्रेजेंस ऑफ डीसी एक ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है लेकिन बोर्ड में काफ़ी दफ़ा 2019, 18, 17 में आया है, और वो कह रहा है साइनसॉइडल करंट है, उसकी आरएमएस वैल्यू गिवन है। तो आई आरएमएस आपको गिवन है 10 एम्पियर, और उसकी आपसे पीक या मैक्सिमम पूछ रहा है। बस सिंपल सा फॉर्मूला है कि आई नॉट इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय आई आरएमएस। यूँ भी लिख सकते हैं, या 1.414 इंटू आई आरएमएस भी लिख सकते हैं। तो बस इसमें वैल्यू पुट कर दें, √2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 14.14 वोल्ट्स, ठीक है। तो ये आपके पास पीक करंट आ गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डज द डबलिंग ऑफ फ्रिक्वेंसी अफेक्ट द रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर और इंडक्टर। अगर आप फ्रिक्वेंसी को डबल कर दो तो इंडक्टर की रिएक्टेंस और कैपेसिटर की रिएक्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। और ये क्वेश्चन मॉडल पेपर में भी आया है, फेडरल बोर्ड के 2019 में भी आया और 16 में भी आया है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंडक्टर। अब इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह समझना है। इंडक्टर की जो रिएक्टेंस का फॉर्मूला है XL इज इक्वल टू 2πfl, ठीक है। अब अगर आप कहोगे कि अगर फ्रिक्वेंसी को डबल कर दो, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि हम नई फ्रिक्वेंसी को f प्राइम नाम दे देते हैं। तो हमने कहा कि नई फ्रिक्वेंसी जो है वो पुरानी फ्रिक्वेंसी का डबल है। उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है ना कि डबलिंग द फ्रिक्वेंसी। अब आप ऊपर वाली इक्वेशन में जो है वो इस चीज़ को सब्सिट्यूट कर दो, तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन विल बिकम्स, अब नई रिएक्टेंस होगी ना तो उसको आप XL प्राइम कह दो, तो 2πf प्राइम L। तो ये हमने नई को हमने प्राइम लिख दिया। अब f प्राइम की जगह आप क्या पुट कर दो, f प्राइम की जगह पुट कर दो 2f, तो XL इज इक्वल टू 2π और 2f प्राइम की जगह 2f इंटू L, तो 2π। अच्छा, ये जो है 2π, इसको जो आप इस तरह है, अच्छा यहाँ देखा तो आप अगर आप देखो तो 2 2 आ रहे हैं, ठीक है। एक 2 को आप बाहर लिख लो और बाकी 2πfl इस तरह लिख लो, XL प्राइम मतलब नई रिएक्टेंस। अब अगर आप देखो तो ये जो 2πfl है ये बिल्कुल पुरानी वाली ही रिएक्टेंस है ना। तो आप XL प्राइम इज इक्वल टू 2XL। इसका मतलब ये आया
कि अगर आप फ्रिक्वेंसी को डबल करोगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी है वो भी डबल हो जाएगी, क्योंकि इधर 2R है। ठीक है, अब आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर पे क्या होगा, अब कैपेसिटर के लिए XC इज इक्वल टू 1/2πfc, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब अगर मैं हम कहें कि फ्रिक्वेंसी अगर डबल कर दें तो उसके लिए हम एक नया सिनेरियो ले लेते हैं। XC प्राइम इज इक्वल टू 1/2πf'(c). ठीक है, उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि f प्राइम इज इक्वल टू 2f, तो उसकी जगह हम पुट कर देते हैं 1/2π2f/c। अब एक 2 जो उसको बाहर लिख लें, बाकी 1/2πfc को ऐसे ही लिख दें। तो अगर आप देखो तो ये 1/2πfc पुरानी वाली ही रिएक्टेंस है, तो XC इज इक्वल टू 1/2 × XC। अब स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं कि XC को नीचे लिख देते हैं, जो कि गलत है और चेक करने वाला आपके मार्क्स काट सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गई XC इज इक्वल टू XC/2, मतलब जो नई रिएक्टेंस है वो हाफ हो गई। तो इसमें आप ये कहोगे कि सर अगर फ्रिक्वेंसी को हम डबल करें तो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फेज ऑफ EC, डिस्क्राइब ब्रीफली। अब वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन फेडरल बोर्ड में उसने पूछा हुआ है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। बल्कि फेज तो अभी हमने डिस्कस किया है, ऊपर हमने कहा है कि वो जो थीटा जो होता है उसको डिस्कस काफ़ी डिटेल में किया है। ठीक है, तो आप ये वहीं से देख लीजिएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 न्यूमेरिकल है कि एट व्हाट फ्रिक्वेंसी विल एन इंडक्टर ऑफ 1 हेनरी हैव रिएक्टेंस ऑफ दिस। कह रहा है क्या फ्रिक्वेंसी की वैल्यू क्या हो कि एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू 1 हेनरी है, उसकी रिएक्टेंस कितनी हो जाए, वो हो जाए 500 ओम। ठीक है, और अगर आप देखो ये 3 दफ़ा बोर्ड में आया है। ठीक है, अच्छा बस सिंपल सा आपने एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करना है, XL इज इक्वल टू 2πfl। आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन क्या बन गई, फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन बन गई XL/2πl। ठीक है, बस अब आप वैल्यूज़ पुट कर दो, XL की जगह 500 लिख दो, 2π तो ऐसे ही आ गया 3.14 पाई की जगह, और L की जगह आप 1 पुट कर दो, तो बस ये फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, हर्ट्ज में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है शो ग्राफिकली द फेज रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर। अब इंडक्टर में आपने वोल्टेज और करंट का फेज रिलेशनशिप बताना है। बस इंडक्टर में सबसे पहले आप ये लाइन लिखोगे कौन लीड करता है कौन लैग करता है, तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ 90। ठीक है, पहले आप ये लिख लो, उसके बाद बस जो है अब आपने इनकी फेज रिलेशनशिप बताना है, ग्राफिकली उसने कहा है। तो ये ग्राफिकली जो है ये बहुत टाइम एक्सिस बना लें। ठीक है, अब वोल्टेज लीड करता है तो वोल्टेज को आप ऊपर से शो कर दो, सबसे पहले मैक्सिमम पॉजिटिव ही आप उसका शो कर दो, तो ये वोल्टेज का वेव फॉर्म बन गया। ठीक है, समझ लें ये वोल्टेज का है। अच्छा, अब आपने करंट का बनाना है, तो करंट लैग करता है तो करंट को आप 0 से स्टार्ट कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास रेड वाला जो है ये करंट का बन गया। ठीक है, बस इस तरह आपने सिंपल सा इस तरह शो करना है। साथ चाहें तो आपको इसमें फेजर डायग्राम वगैरह बना दें, लेकिन इतना ही काफ़ी है वैसे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसमें उसने कहा है कि नेम द डिवाइस डेट विल परमिट, मतलब आपने ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो कि मतलब परमिट करे फ्लो ऑफ DC करंट को लेकिन AC को अपोज करे। ठीक है, मतलब ऐसी डिवाइस बतानी है जो कि AC को अपोज करे और DC को परमिट करे। ठीक है, मतलब DC को जाने दे, मतलब DC का मतलब ये है कि लो फ्रिक्वेंसी को जाने दे, क्योंकि हमें पता है DC की फ्रिक्वेंसी 0 है। ठीक है, तो वो कौन सी डिवाइस होगी, वो होगी इंडक्टर। ठीक है, उस डिवाइस का नाम अब इंडक्टर है जो इस बिहेवियर को शो करे। क्यों, क्योंकि आप कहोगे इंडक्टर में फ्रिक्वेंसी और इंडक्टिव रिएक्टेंस का इन्वर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, अब आपको पता है AC को अपोज करे, आपको पता है, आप कहोगे सर AC की फ्रिक्वेंसी होती है हाई होती है AC की फ्रिक्वेंसी, जब फ्रिक्वेंसी हाई है तो उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस भी क्या होगी, हाई होगी,
और इंडक्टिव रिएक्टेंस हाई होने का मतलब है वो AC को अपोज करेगा। अच्छा, अब DC को क्यों जाने देगा? क्योंकि हमें पता है कि DC की जो फ्रिक्वेंसी है वो ज़ीरो है। जब फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज़ीरो है, और जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ही ज़ीरो है, ऑपोजिशन ही ज़ीरो है, तो वो इसको परमिट होने देगा, इसको गुजरने देगा। ठीक है। अच्छा, इसी के सेकंड पार्ट में कहा हुआ है कि परमिट फ्लो ऑफ AC बट नॉट। अब ऐसी डिवाइस का ये तो हो गया पार्ट A। पार्ट B उल्टा है। पार्ट B ये है कि AC को जो है वो फ्लो होने दे, लेकिन DC को जो है वो AC को फ्लो होने दे लेकिन DC को अपोज करे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये अगर आप देखो ऐसी चीज़, आप AC को फ्लो होने दे रहे हैं, AC को फ्लो होने का मतलब है हाई फ्रिक्वेंसीज को गुजरने दे रहे हैं, और DC को रोकने का मतलब है कि वो लो फ्रिक्वेंसीज को रोक रहे हैं। तो ये कौन सी डिवाइस होगी? ये होगी कैपेसिटर। क्योंकि कैपेसिटर में आपको पता है, कैपेसिटर में इंडक्टिव कैपेसिटेंस का फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशनशिप इन्वर्स है। तो आप कहोगे सर AC जो है उसमें फ्रिक्वेंसी जो है वो हाई होती है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो कम होगी। इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी तो वो उसको फ्लो होने देगा। लेकिन DC में हमें पता है कि DC में फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़ीरो होती है। जब फ्रिक्वेंसी ज़ीरो है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इन्फिनिटी होगी। जब इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑपोजिशन ही इन्फिनिटी है तो वो उसको अपोज करेगा। अपोज क्या? ब्लॉक ही कर देगा। ठीक है। ये क्वेश्चन हमने ऊपर कर लिया, रिएक्टेंस क्या होती है, और ये हमने रिलेशन भी डिराइव कर लिए थे, और ये 2014 में आया भी है। और इसमें जो है आपने यूनिट्स भी प्रूव करनी है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट भी ओहम प्रूव करनी है। तो इसमें हमने फार्मूला यूज़ कर लिया 2πfl, और हमें f का पता है कि फ्रिक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो f की जगह हमने 1/t लिख दिया। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इंडक्टेंस की हमने यूनिट निकालनी है। तो इसकी यूनिट निकालने के लिए हमें EMF का फार्मूला यूज़ किया कि EMF इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, और उस इक्वेशन को हमने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करके L की इक्वेशन बनी EMF मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T ओवर डेल्टा I। EMF की जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, टाइम की यूनिट आ गई सेकेंड, और आपके पास डेल्टा I की यूनिट आ गई एम्पियर। तो इंडक्टर की यूनिट बन गई हमारे पास वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, और ये पूरी L की जो यूनिट है ये हमने स्टूडेंट्स इधर सब्सिट्यूट कर दी। तो ये हमारे पास नीचे इक्वेशन बन गई। 2π जो है इसकी हमें पता है कोई यूनिट नहीं होती, तो 2π की जगह कोई यूनिट नहीं लिखी, L की जगह वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर लिख दिया। और नीचे टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड की यूनिट भी हमें पता है वो सेकेंड होती है। ठीक है। अब अगर आप देखो तो सेकेंड और सेकेंड आपस में कैंसिल हो गए, बच गया वोल्ट पर एम्पियर, और वोल्ट पर एम्पियर स्टूडेंट्स हमें पता है ये किसकी इक्वल होता है, ये बराबर होता है ओम के। अगला जो है हमने अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रूव करनी है। तो इसकी इक्वेशन 1/2πfc, वही f जो है वो 1/t के बराबर है। तो f की जगह 1/t लिखा, और वो ऊपर मतलब रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया, नीचे c बच गया। ठीक है। अब c की यूनिट निकालनी है, तो q इज इक्वल टू सी भी यूज़ किया, c की इक्वेशन रीअरेंज की तो बना q/v। q जो है इसकी यूनिट हमें पता है वो होती है कूलम, और v जो है उसकी यूनिट हमें पता है वोल्ट, तो c की यूनिट बन गई कूलम पर वोल्ट। ठीक है। अच्छा, ऊपर t था टाइम पीरियड, तो उसकी जगह हमने सेकंड पुट कर दिया। 2π की कोई यूनिट नहीं होती, और c की जगह हमने पुट कर दिया कूलम पर वोल्ट। अब वोल्ट जो है वो डिवाइड में भी डिवाइड हो रहा था तो ऊपर चला गया। ठीक है। अच्छा, अब नीचे है कूलम, हमने कूलम खत्म करना है। कूलम खत्म करने के लिए हमने करंट की इक्वेशन की हेल्प ली, I इज इक्वल टू q/t, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो q इज इक्वल टू IT। अब हमने q की निकालनी है यूनिट कूलम, मतलब हमें पता है q की यूनिट कूलम है। I की जगह जो है हमने, तो I की जगह हमने एम्पेयर पुट कर दिया, T की जगह हमने सेकंड पुट कर दिया, तो कूलम खुद किसकी इक्वल आ गया, एम्पेयर सेकंड के। तो इस कूलम की जगह हमने नीचे एम्पेयर सेकंड लिख दिया, और सेकंड आपस में कैंसिल हो गए। तो ये हमारे पास जो लास्ट में आया ये बचा हमारे पास वोल्ट पर एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर हमें पता है स्टूडेंट्स ये आ गया वोल्ट पर एम्पेयर, और वोल्ट पर एम्पेयर बराबर होता है ओम के। तो XC भी हमारे पास प्रूव हो गया कि ये ओम की इक्वल होता है।
अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द कैपेसिटिव रिएक्टेंस व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इज 0 और इन्फिनिटी। तो XC आप बताएं कितना होगा दो केसेस में, अगर फ्रीक्वेंसी 0 हो जाए और अगर फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी हो जाए। ठीक है, तो XC की इक्वेशन बस आपने यूज़ करनी है 1/2 पाई FC। पहले इधर आप फ्रीक्वेंसी 0 पुट करके देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में 0 आएगा, तो XC आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कैपेसिटर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। फिर आप F की जगह इन्फिनिटी पुट करके देखें तो 1/∞ जो होता है वो 0 होता है, तो XC 0 आ जाएगा। तो कैपेसिटर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट। अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है और इसमें आपको कैपेसिटेंस गिवन है 100 माइक्रोफैरेड और एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो है 24 वोल्ट्स और फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज़। और पहले पार्ट में आपने रिएक्टेंस निकालनी है, XC निकालनी है, और सेकंड पार्ट में आपने करंट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले जो है आपने XC कैलकुलेट करनी है, तो XC की इक्वेशन आप यूज़ कर लें। तो XC की स्टूडेंट्स XC की इक्वेशन आपको पता है वो है 1/2 पाई FC। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दें, 2 पाई F की जगह 50 पुट कर दें और C आपको गिवन था 100 माइक्रो, उसकी जगह पुट कर दें 100 माइक्रो। ठीक है, और प्रीफिक्सेस लाजमी पुट किया करें, तो XC की वैल्यू आपके पास आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ ओम। अगली जो चीज़ आपने निकालनी थी वो आपने निकालनी है करंट। तो करंट के लिए सिंपल ओम्स लॉ यूज़ करें, वो है V/XC। तो वोल्टेज आपको गिवन था 24 वोल्ट्स और XC आपके पास ऊपर वाले पार्ट से आई होगी, तो आप यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं। अगले में अच्छा नेक्स्ट में कह रहा है स्टूडेंट, एक AC वोल्ट मीटर है, उसने 250 वोल्ट मैयर किए। तो मतलब AC वोल्ट मीटर आपको मैंने बताया था वो RMS वैल्यू मैयर करता है, तो वो 250 वोल्ट्स हो गए। और कह रहा है इसकी आपने पीक निकालनी है, तो V0 निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब इक्वेशन निकालनी होगी आपने, तो V निकालना है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी आपको गिवन है 50 हर्ट्ज़। सबसे पहले स्टूडेंट पीक निकालने के लिए आप वो यूज़ कर लोगे √2 मल्टीप्लाई बाय VRMS। तो V0 इंटू √2 VRMS की वैल्यू जो है वो आपको गिवन है 250 वोल्ट, तो इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा कैलकुलेटर से, तो ये V0 आ जाएगा आपके पास इन टर्म्स ऑफ वोल्ट्स। उसके बाद आपने इंस्टेंटेनियस निकालनी है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ओमेगा की जगह 2 पाई FT लिख दें और V0 की वैल्यू आपने ऊपर निकाली होगी साइन 2 पाई और F की जगह 50 लिख दें। ठीक है, ये 50 और 2 मल्टीप्लाई होके ये आ जाएगा साइन 100 पाई टी। तो ये आपके पास आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने के लिए आपको टाइम पता होना चाहिए, लेकिन उसने क्वेश्चन में टाइम नहीं गिवन, तो मतलब आपने उसकी इक्वेशन ही निकालनी है।
लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसमें कह रहा है प्योर इंडक्टेंस है, मतलब उसकी आर की वैल्यू 0 है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है 20 एम्पेयर, तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है 20 एम्पेयर और वोल्टेज उसमें 220 वोल्ट गिवन है, फ्रिक्वेंसी उसने आपको 50 हर्ट्ज दी हुई है और कह रहा है फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो आपने XL भी निकालना है और आपने L भी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो है आप XL निकाल सकते हो ओहम्स लॉ को यूज़ करके। अब ओहम्स लॉ अगर आप लॉ माइंड में जहाँ भी वोल्टेज और करंट गिवन हो फ़ौरन ओहम्स लॉ माइंड में लाया करें, तो V/I। तो वोल्टेज आपको 220 वोल्ट गिवन है, करंट आपको 20 एम्पेयर गिवन है, तो यहाँ से आप XL निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा ओहम्स में। उसके बाद आपने L निकालना है, तो L निकालने के लिए आप XL की इक्वेशन XL इज इक्वल टू 2 पाई FL और इसको आप रीअरेंज कर लो फॉर L, तो XL ओवर 2 पाई F। तो XL की वैल्यू आपने निकाली होगी पहले पार्ट में और 2 पाई और F की वैल्यू भी आपको 50 गिवन है, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप L भी निकाल लोगे और ये मॉडल पेपर में आपके जो है क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल था, ठीक है। अच्छी तरह इन क्वेश्चंस को देखिएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखिएगा, तो आई होप सो आपका चैप्टर 15 कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है। और लॉन्ग टॉपिक के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर अच्छी तरह देख लें, कभी बोर्ड में आए नहीं है लेकिन होप सो इस दफ़ा आ जाए, ठीक है। चलें, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।